हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के 11 अप्रैल को होने वाले केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। एक स्टूडेंट जिन क्वेश्चनों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनके आंसर मैं आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या देखिए स्क्रीन पर पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनके दो प्रमुख लक्षण लिखिए। यह बच्चों आपका लघु क्वेश्चन है, ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें दो बातें आपको बतानी पड़ेंगी। पहला आपको संक्रमण तत्वों की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा आपको बतानी होगी, दूसरा आपको कम से कम इसके 2 गुण आपको बताने होंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुने, आप हेडिंग लगाएंगे, आंसर बता रहा हूँ क्या आपका आंसर लिखेंगे, ध्यान सुने। हेडिंग लगाएंगे संक्रमण तत्व, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए वे तत्व जिनके उप अंतिम डी कक्षक, जिनके उप अंतिम डी कक्षक, उप अंतिम क्या होता है, अंतिम से जस्ट पहले वाला, अंतिम से जस्ट पहले वाला, ठीक है। क्या कहलाता है, उप अंतिम कहलाता है, ठीक है। वैसे में आप लोगों को तो वे तत्व जिनके उप अंतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बस मैं आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वे तत्व जिनके उप अंतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके जो बच्चों डी ब्लॉक के तत्व में, डी ब्लॉक के तत्व जो आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं केवल 3 तत्वों को छोड़कर। क्या मैंने आपको कहा, यानी डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं बच्चों, सारे के सारे संक्रमण तत्व हैं केवल 3 तत्वों को छोड़कर। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, ध्यान से सुने। एक तो है बच्चा आपका Zn यानी जिंक, दूसरा बच्चा है आपका Cd यानी कैडमियम, और दूसरा बच्चा आपका क्या Hg यानी मरकरी। यानी ये 3 एलिमेंट है, डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, ये बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, डी ब्लॉक के बच्चों क्या है, एलिमेंट तो हैं, परंतु ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों इनका जो डी कक्षक होता है, उपअंतिम डी कक्षक होता है, ये पूर्ण रूप से भरा होता था। डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन इनके पूरे होते हैं, पास में आप लोगों को, ठीक है। तो संक्रमण तत्व की डेफिनेशन बच्चों ये थी कि वे तत्व जिनके उपअंतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बात बताई कि जो आपके डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, इन 3 तत्वों को छोड़ करके सारे के सारे क्या बच्चों संक्रमण तत्व हैं, लेकिन ये 3 तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि बच्चों इनका जो डी कक्षक होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। बात में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, आप शायद देखिए, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरी आप क्या बता सकते हैं, देखिए दूसरा बताएंगे बच्चों, इनके 2 प्रमुख लक्षण बताइए। तो लक्षणों में देखिए यानी इनके 2 विशेषताएं अर्थात 2 गुण भी आपको कह सकता है। तो 2 विशेषताएं यानी 2 लक्षण या 2 गुण कैसे बताएंगे, ठीक है, वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुने। पहले में बच्चों लिखेंगे सभी संक्रमण तत्व, सभी संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, सभी संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी सुनिए, सभी संक्रमण तत्व, सभी संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। 2 आपको विशेषताएं मिलती हैं। तीसरे आप बना सकते हैं कि अधिकांश संक्रमण तत्व, या आप सभी भी बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बस में आप लोगों को तो मैं 3 विशेषता आपको बता रहा हूँ, कम से कम 2 आपको लिखनी होंगी। पहले आपके लिखेंगे सभी संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे सभी संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बस में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ एल्कोहल के लिए पूछा जा सकता है, या आपको ईथर के लिए पूछा जा सकता है। इन्हें पूछाएगा एल्कोहल अथवा ईथर का अणुभार बढ़ने पर, एल्कोहल अथवा ईथर का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घट जाती है, क्यों, समझाइए। देखिए स्टूडेंट, ये एल्कोहल के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, या आपको ईथर के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर जो आपका होगा वो सेम ही होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे एल्कोहल का अणुभार बढ़ता है या ईथर का अणुभार बढ़ता है, उनकी जल में विलेयता घट जाती है, तो वो जल में घुलना कम हो जाते हैं, क्यों, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मैं ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से सुन देखिए स्टैंड, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, पहले हम बात करेंगे देखिए मैथिल अल्कोहल की, मैथिल अल्कोहल की। देखिए स्टैंड, मैथिल अल्कोहल जो होता है, देखिए फॉर्मूला होता है CH3OH। इसका जो अणुभार होता है बच्चों कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है बच्चों, 32 होता है। और हम बात करें बच्चों एथिल अल्कोहल की, एथिल होता है CH3CH2OH। इसका अणुभार कितना होता है बच्चों, 46 होता है। बच्चों कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। आगे चलिए प्रोपिल अल्कोहल के लिए, CH3 CH2 और ये OH, ठीक है, ये आपका प्रोपिल अल्कोहल है। मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। बस में तो इसका अणुभार होता है बच्चों कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो इसका अणुभार है 32, इसका अणुभार 46, इसका अणुभार कितना 60। आप देखो कि अणुभार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, अणुभार लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है
कि अणुभार बढ़ने पर ये जल में विलेयता क्यों घट जाती है। यानी सबसे अच्छा जल के अंदर कौन घुलेगा, ये घुलेगा, उससे कम कौन घुलेगा, ये घुलेगा, उससे कम कौन घुलेगा बच्चों, ये घुलेगा। ये क्यों कम घुलता है जल के अंदर अणुभार कम बढ़ने पर, ये आपको समझ। देखिए स्टैंड, देखो इसमें क्या बच्चों, यहाँ तक देखो CH3, ये क्या एक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या बच्चों एक हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन की चेन बच्चों कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, देखो यहाँ तक हो गई, ठीक है, इसके अंदर 2 कार्बन आ गए, ठीक है। बस में बोलो अब यहाँ तो देखिए बच्चों इसमें हाइड्रोकार्बन की चेन कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, बस में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एल्कोहल का अणुभार बढ़ता है तो हाइड्रोकार्बन की चेन क्या होती है बच्चों, बढ़ती चली जाती है। अब हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ने से मतलब ये होता है कि हाइड्रोकार्बन बच्चों जल के अंदर घुलते नहीं है, जल के अंदर घुलते नहीं है, बस में आप लोग को। तो यही रीजन होता है कि अणुभार बढ़ने पर अल्कोहल अथवा ईथर की जल में विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा ये जल के अंदर कम घुलेंगे, वास्तव में सबसे अच्छा जल के अंदर कौन घुलेगा, ये घुलेगा, उससे कम कौन घुलेगा, ये घुलेगा, उससे कम कौन घुलेगा, ये घुलेगा, और आगे ब्यूटिल अल्कोहल का तो और भी कम घुलेगा। बस में आप लोग को मेरी बात, तो यही इसके अंदर आपको लिखना होता है कि इसका आंसर कैसे देंगे, आंसर ये देंगे क्योंकि अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर हाइड्रोकार्बन लक्षण बढ़ता है, ठीक है, जो कि जल में अविलय है। यही रीजन है, यानी यही कारण है कि अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर या ईथर का अणुभार बढ़ने पर उनकी जल में विलेयता घट जाती है, ठीक है। तो इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी कौन कौन सी, एक तो हार्डी-सुलज़ रूल है, ठीक है, दूसरा क्या है लैंथेनाइड आकुंचन है। हार्डी-सुलज़ रूल, लैंथेनाइड आकुंचन है। यहाँ पर टिंडल प्रभाव भी एक ऑप्शन हो सकता है, वो भी अच्छा सवाल है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आप दोनों समझाने जा रहा हूँ, हार्डी-सुलज़ नियम और आपको लैंथेनाइड आकुंचन। तो कि हार्डी-सुलज़ रूल क्या होता है बच्चों, हार्डी-सुलज़ का जो रूल होता है, किसी कोलाइडिव विलन को स्कंदित करने के लिए उसने एक नियम दिया था। किसी कोलाइडिव विलन को अगर स्कंदित करना है, इसको अवक्षेप में बनाना है, उसके संबंध में हार्डी-सुलज़ ने एक नियम दिया था। उसने कहा था कि विद्युत अपघटक वह आयन प्रभावी होता है, विद्युत अपघटक वह आयन प्रभावी होता है, ठीक है, जिसका आवेश कोलाइडी कण के आवेश का बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। अगर कोलाइडी कणों पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो विद्युत अपघटक का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसको निराशित करेगा, बस में आप लोगों को, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट उसने ये दिया था, 2 स्टेटमेंट दिए थे, एक तो यही और दूसरा ये था कि किसी आयन की स्कंदन शक्ति संयोजकता बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी विद्युत अपघटक की आयन की स्कंदन शक्ति संयोजकता बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये 2 स्टेटमेंट दिए थे कितने, हार्डी-सुलज़ ने स्टूडेंट, ठीक है, बस में आप लोग को। अच्छा, दूसरा क्या बच्चों, लैंथेनाइड आकुंचन। लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है कभी कभी लैंथेनाइड संकुचन लेके भी आ जाता है, समझे, ध्यान समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, ठीक है, उनकी त्रिज्या लगातार क्या होती है, कम होती चली जाती है, उनकी त्रिज्या लगातार कम होती जाती है, ठीक है। त्रिज्या का लगातार कम होना ही क्या कहलाता है, लैंथेनाइड आकुंचन कहलाता है। बहुत आसान शब्द में बता सकते हैं कि लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनकी त्रिज्या लगातार छोटी होती चली जाती है। त्रिज्या में होने वाली इस कमी को लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है, इसके 2 रासायनिक गुण आपको बताने हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। देखिए स्टूडेंट कि ये जो ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक एसिड बनाना है, इसका वीडियो लेक्चर में पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इसका रासायनिक गुण जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ विद डायग्राम के साथ। आप मेरे चैनल पर जाकर इसको आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाकर इसको करूँगा तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चैनल पर जाकर के इसको आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, पास में आप लोगों को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5वां, शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होता है। शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होता है, ये एक तरफ आप डालेंगे शॉर्टकी दोष, एक तरफ डालेंगे फ्रैंकल दोष, ठीक है, बात में आप लोग को, ठीक है। फिर इसमें अंतर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। शॉर्टकी दोष में क्या होता है बच्चों, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, इसमें पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें जो आपका फ्रैंकल दोष होता है, तो फ्रैंकल दोष में पदार्थ का घनत्व कम नहीं होता है। फ्रैंकल जो दोष होता है बच्चों, इसमें पदार्थ का घनत्व कम नहीं होता है, बात में आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा अंतर बताया। दूसरा अंतर आप बता सकते हैं, शॉर्टकी दोष जो होता है बच्चों, शॉर्टकी दोष ऐसे आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। जबकि फ्रैंकल दोष बच्चों ऐसे आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ऋणायन बहुत बड़े होते हैं, यानी इनका जो आकार होता है असमान होता है, जबकि इसमें जो आयनों का आकार होता है बच्चों बिल्कुल सेम होता है, बात समझ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, एक बात मैं कहूँगी, AgBr है, AgBr यहाँ पे याद रखना है, AgBr बच्चों ये शॉर्टकी दोष भी प्रदर्शित करता है, AgBr ये आपका फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित करता है। यानी AgBr एक ऐसा आयनिक ठोस है बच्चों कि दोनों प्रकार के ठोस दिखाता है, आयनिक ठोस भी दिखाता है और फ्रैंकल दोष भी दिखाता है, इस बात को याद रखें स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या है,
कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके महत्व को समझाइए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके महत्व को समझाइए। तो इस टाइम देखिए बता रहा हूँ, ध्यान सुने, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कैसे लिखनी है, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ध्यान सुने, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बहुत आसान परिभाषा, बहुत कम शब्दों में आपको बता रहा हूँ। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बस में क्या, अब इसका क्या महत्व को लिखना है, तो ये ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, अपने शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। बस में आप लोगों को जब हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, तो खाने में क्या होता है कि जो अपने लार के अंदर एंजाइम होता है, टाइल एंजाइम होता है, ठीक है, वो स्टार्च को माल्टोज में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। बस में आप लोगों को, और इसको बुक से आप अच्छा पढ़ सकते हैं इसके महत्व को स्टैंड, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन बताई आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बस में आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड HCH इसका फार्मूला होता है। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, जो आपसे 5 नंबर पूछा जाएगा। इसकी NH3 व Ag2O, Ag2O को बोलते हैं बच्चों हम टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक के साथ रासायनिक अभिक्रिया बतानी है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन मैं आपको अपने चैनल पर डाल चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, इसके बारे का इसका डायग्राम बना कर डाला है। इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको डाली है, ठीक है। और ये 2 अभिक्रियाएं जो पूछी है, चलिए मैं इसको अभी भी आपको बता देता हूँ कि क्या होता है जब टोलन, जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया तथा टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। तो पहले हम इसी रिएक्शन को करा लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड की, ठीक है। HCHO फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होती है बच्चों NH3 से, किससे बच्चों, NH3 से, ठीक है। बनता है बच्चों आपका यूरोट्रोपिन, क्या बनता है बच्चों, यूरोट्रोपिन, ठीक है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कैसा होती है, देखिए CH2 का होल 6 होता है स्टैंड, और ये N होता है, फिर कहता है 6H2O होता है। रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 लगा दीजिए, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, ठीक है। N 4 है तो 4 यहाँ पे आप N4 लगा दीजिए, बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी स्टैंड, ठीक है। पास में आप लोगों को, तो ये क्या है बच्चों, यही आपका क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यानी इसी को बोलते हैं बच्चों यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन, ठीक है। ये बच्चों ये एक औषधि के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक औषधि है बच्चों, यूरोट्रोपिन, ठीक है। और कहाँ इसका यूज होता है बच्चों, मूत्र रोग यानी टॉयलेट से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, तब बच्चों इसी औषधि का डॉक्टर लोग यूज करते हैं, यूरोट्रोपिन का, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैंने करा दी, ठीक है, किसकी, फॉर्मल्डिहाइड से। किसी रिएक्शन करा दी मैंने, अमोनिया करा दी, ठीक है। 6 एटम फॉर्मल्डिहाइड के, 6 मॉलिक्यूल किसके बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड के हैं, और 4 मॉलिक्यूल किसके बच्चों, आपके अमोनिया के हैं। क्या बना आपका बच्चों, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं इसको, ठीक है। जब वाटर के 6 मॉलिक्यूल अलग निकल गए। अब दूसरा क्या बच्चों, Ag2O से अभिक्रिया, ठीक है। चलिए मैं इसको करा देता हूँ, देखिए HCHO, बस में आप लोग को रिएक्शन किससे होनी है बच्चों, Ag2O, इसको बोलते हैं बच्चों टोलन अभिकर्मक, याद रखना, टोलन रिजेंट, टोलन अभिकर्मक बोलते हैं स्टैंड, ठीक है। रिएक्शन जब आगे बढ़ती है स्टैंड तो क्या होता है, ध्यान समझे। देखिए यहाँ पे ये बनता है फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल, यानी ये जो ऑक्सीजन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आगे बीच में ना, तो HCOOH हो गया, यहाँ पे 2Ag बचा, क्या बचा आपका 2Ag, ठीक है, यानी सिल्वर का काला अवक्षेप बन जाता है ये, ठीक है। और ये क्या बच्चा आपका फॉर्मिक अम्ल बन गया। तो दोनों रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी, ये पहली अभिक्रिया हो गई, ये इसकी दूसरी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। जब अमोनिया से अभिक्रिया करता है फॉर्मल्डिहाइड तो बनता है बच्चों यूरोट्रोपिन, और जब बच्चों ये Ag2O यानी सिल्वर डाइऑक्साइड या टोलन अभिक्रम से रिएक्शन करता है तो बच्चों क्या बनता है आपका फॉर्मिक अम्ल और सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। 5 में आ गई आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टैंड, स्टैंड यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फॉर्मल्डिहाइड भी आ सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन रूप में, और आपका ऑस्ट्राइड विद नाइट्रिक एसिड भी आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। दोनों ही मैंने वीडियो लेक्चर अपनी चैनल पर डाल रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। और इनकी जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो चाहे आपका फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मल्डिहाइड हो, सब रिएक्शन मैंने करा रखे हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टैंड बात करते हैं, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। निम्न पर टिप्पणी क्या, देखिए एक तो है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरे बच्चों हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, 2 नए रिएक्शन है, दोनों के बारे में आपको बताना होगा। ये 2 नंबर में आएंगे, यानी 4 नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा। क्या होती है देखिए वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, इसमें लेते हैं बच्चों एक हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। चलो मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ स्टैंड, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है स्टैंड। यहाँ पे लेते हैं सोडियम धातु, सोडियम यानी Na, और एक लेते हैं बच्चों हम एल्किल हैलाइड, क्या लेते हैं बच्चों, जैसे मैथिल क्लोराइड, ये
CH3 मेथिल क्लोराइड है। देखिए एक Na एक Cl एक Cl 2 Cl है, तो यहाँ 2 कर लेते हैं, 2 NaCl हो गया। तो बच्चे इतना सिस्टम हट के ही अलग हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से। ये तो बनेगा 2 NaCl बनेगा बच्चों। प्रेजेंटेटिंग रहती है ड्राई ईथर की, ड्राई ईथर बच्चों इसके अंदर उत्प्रेरक के रूप में रहता है। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए 2 NaCl बनेगा स्टैंड। और साथ में क्या बनेगा देखिए बेंजीन बचेगी, और बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा CH3। ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों मेथिल बेंजीन, या इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं बच्चों, टोलुइन बोलते हैं। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ कराते हैं, मेथिल क्लोराइड और यानी एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ कराते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन में क्या बनता है बच्चों, आपका टोलुइन बनता है। दूसरी अभिक्रिया क्या बच्चों आपकी, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड यानी इसका ब्रोमो में ब्रोमीन भी आनी, एमाइड भी आना। ठीक है, और इसमें जो बनती है बच्चों मेथिल एमीन बनती है। क्या अच्छी बच्चों, मेथिल एमीन बनती है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए मैं आप इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टैंड समझने वाले हैं चीज़ को, आई होप का आप इसको आप नोट कर चुके होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया यानी वाली दो समझाने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या लेते हैं बच्चों, एक तो लेते हैं एसिटेमाइड। ठीक है, क्योंकि एमाइड आ रहा है नहीं, ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन और एमाइड दोनों आएंगे और क्षार भी आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, CH3CONH2, इसको बोलते हैं बच्चों एसिटेमाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटेमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटेमाइड। ठीक है, फिर अंत में क्या रहता है आपका जो Br2 यानी ब्रोमीन रहेगा, क्या है ना ब्रोमोमाइड, तो ब्रोमीन भी रहेगा। और साथ में रहता है बच्चों आपका KOH। क्या रहता है बच्चों, KOH यानी क्षार भी लेते हैं, KOH। ठीक है, स्टैंड रिएक्शन कैसे होती है ध्यान से समझें। ठीक है, बैलेंस करता हुआ चलो, यहाँ पे हम KOH के बच्चे 4 मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चे। कितने लेते हैं, 4 मॉलिक्यूल। बनता है क्या आपका CH3NH2। CH3NH2 यानी ये मेथिल एमीन बनेगी, CH3 और ये NH2, ये बच्चों आपकी बनी मेथिल एमीन। देखो CH3 ये और NH2 ये बन गया। आगे देखते हैं आगे क्या क्या बनता है। आगे बनता है स्टूडेंट आप लोगों का 2KBr, 2 Br है ना, तो ये 2KBr बनेगा, 2KBr। ठीक है, फिर आगे क्या बनता है, K2CO3 बनता है, K2 क्योंकि 4 K है ना, तो 2 तो यहाँ पे यूज हो गए, K2CO3 बनता है। ठीक है, और साथ में बनता है बच्चों आपका 2H2, जल के 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसमें जो बनते हैं मेथिल एमीन बनती है, याद रखना है। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया बनती है बच्चों मेथिल एमीन बनती है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखें, एग्जाम के दृष्टि से बच्चों बहुत अच्छी रिएक्शन है और आपको समझ में भी आ गई हो स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चे ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। ठीक है, और बच्चे एक बार मैं आपको बता चलूँ कि 8 वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों को इससे जस्ट पिछले बार वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, और वो भी आपके एग्जाम के दृष्टि से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी इसका जो पिछले वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने केमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसको भी जरूर देखें। जब दोनों को मैच करके देख कर अगर एग्जाम करने जाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।